हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। और ये बेसिकली एक रिवेंज मिस्ट्री सीरीज है। कहानी के शुरुआत में हम एक सुयून नाम की लेडी को देखते हैं। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक सुन्यूल नाम का लड़का बैठा हुआ था। उसको देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी उसे अपने फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर वो दोनों साथ में थे। सुयून ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें यह पढ़ने के बाद अपसेट फील हुआ तो तुम मुझे कॉल करना। तो सुन्यूल ने कहा था मुझे अब वैसा ही फील होता है क्योंकि ऐसी चीजें मुझे अब तकलीफ नहीं देती। प्रेजेंट में सुन्यूल मन में कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ तुमसे लिया ही है। और इतना बोलकर वो सोयून की तरफ बढ़ने लग जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ से कहानी आ जाती है पास्ट में जहाँ पर हम सोयून के साथ एक यूरी नाम की लड़की को देखते हैं। पता चलता है कि सोयून एक साइकोलॉजिकल प्रोफेसर और एक राइटर थी और उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, सोयून का पहले 4 मिसकैरेज हो चुका था और उसके बाद उसके पहले बेटे का जन्म हुआ था। ये उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहती थी। उसकी फैमिली बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली थी जैसा नॉर्मली सबको चाहिए होता है। फिर अगले सीन में सोयून किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी। यूरी उसे इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ में चलेगी। सोयून कहती है तुम अपना सारा टाइम मुझ पर लगाती हो, तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जाते वक्त सोयून कहती है मैंने गाड़ी के ट्रंक में तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, तुम एक मैरिज पार्टी में जाने वाली हो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। यूरी इस बात से बहुत खुश थी कि उसके लाइफ में सोयून जैसी कोई थी जो उसकी इतनी केयर करती थी। दूसरी तरफ हम सोयून के हस्बैंड सुहो को देखते हैं। पता चलता है कि वो एक रिपोर्टर था और रिसेंटली वो एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी से फायर हो चुका था, इसीलिए वो किसी दूसरे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काम कर रहा था। लेकिन लोग उसकी वीडियोस की बहुत बुराइयां करते थे, कहते थे कि वो पिछली कंपनी से फायर हो चुका है और अभी जहाँ पर वो काम करता है उस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का वीडियो कोई देखता भी है या नहीं। यहाँ से हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो एक एबीएस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काम कर रहा था। एक दिन उसका मैनेजर आकर कहता है तुम जिस केस पर काम कर रहे हो उस केस को ड्रॉप कर दो और किसी दूसरे केस पर काम करो। ये सुनकर सुहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को कवर करूं, तुम लोग जानबूझकर मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो ताकि मैं किम जुन को प्रोवोक ना करूं। पता चलता है कि किम जुन एक मेयर था और वो बहुत ही जल्दी प्रेसिडेंट बनने वाला था और इसीलिए उसका मैनेजर उसे वो न्यूज कवर करने के लिए मना कर रहा था। वो कहता है कि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। सुहो कहता है इसीलिए मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। वहाँ के सारे रिपोर्टर्स चुप थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग खुद को रिपोर्टर्स बोलते हो, तुम सब लोग चाहते थे कि किम जोन की सच्चाई बाहर आए लेकिन तुम सबके सब उससे डरते हो। हम जैसे कॉमन लोगों के टैक्स का पैसा डेवलपमेंट के नाम पे उसके जेब में जा रहा है और ऐसी चीजों को एक्सपोज होना बहुत जरूरी है वरना ये सब कभी बंद नहीं होगा। उसका मैनेजर कहता है अगर तुमने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो तुम सब कुछ खो दोगे। वो अपने मैनेजर से कहता है तुम खुद को रिपोर्टर बोलते हो लेकिन तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो। अगर हम लोग कॉमन लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हमें रिपोर्टर्स कहलाने का कोई हक ही नहीं है। और इतना बोलकर वो अपना जॉब छोड़ देता है। प्रेजेंट में वो अपनी वाइफ का वीडियो देख रहा था जहाँ पर उसे अवार्ड मिल रहा था। उसी टाइम पर उसका बेटा गुणवू नीचे आता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसको फीवर था। अब इसीलिए वो सोयून को कॉल करता है और बताता है कि गुणवू को फीवर है लेकिन मुझे उसका दवाई नहीं मिल रहा है। सोयून उसे बता देती है कि दवाई कहाँ पर रखा है। वो कहती है कि आज संडे है, सारे हॉस्पिटल्स बंद होंगे। फिर थोड़ी ही देर में वो अपने हस्बैंड को कॉल करने का ट्राई करती है पर वो फोन उठा ही नहीं रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रही थी। अब उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र होने लग जाती है, इसीलिए वो फ्लाइट छोड़कर घर पहुंचती है। वो जैसे ही घर आती है तो देखती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। गुणवू उससे कहता है मैं आपके बर्थडे के लिए गाना गाने वाला हूँ लेकिन आप ये अभी नहीं देख सकते हो, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिर वो जैसे ही अंदर आती है तो वो अपने हस्बैंड से कहती है मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने फोन नहीं उठाया इसलिए मुझे फिक्र हो गई। सुहो बताता है गुणवू को मैंने मेडिसिन दे दिया था, मेडिसिन लेकर वो ठीक हो गया। उसी टाइम पर सोयून नोटिस करती है सुहो कोई दवाई ले रहा था। पता चलता है कि वो एंजाइटी डिप्रेशन की दवाई थी। सोयून उसे पूछती है तुम कब से ये दवाई ले रहे हो। सुहो बताता है जब से उसने एबीएस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन छोड़ा है तब से उसे ये प्रॉब्लम हो रही है लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी मैं काफी हद तक ठीक हूँ। सोयून कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी रिपोर्टर्स के कंपैरिजन में तुमने सही किया, तुम्हारा डिसीजन सही था। उसी टाइम पर उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। वो दोनों आकर गुणवू को ढूंढने लग जाते हैं। पता चलता है कि उनका कुत्ता भौंक रहा था और गुणवू रास्ते पर भाग रहा था। वो
दोनों उसको ढूंढने लग जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद सोह्यून को गुणवू का शूज मिलता है। वो बहुत डर जाती है। सोह्यून नोटिस करती है कि रास्ते पर बहुत भीड़ जमा है और वो लोग किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ जाकर पता चलता है कि गुणवू का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो सोह्यून की मॉम के पास आई हुई थी। सोह्यून की मॉम उसके लिए बहुत सारा खाना बना रही थी क्योंकि आज सोह्यून का बर्थडे था। उसी टाइम पर उसके पास सोह्यून का कॉल आता है और उसको सारी चीजें पता चलती है। इस तरफ ये दोनों बहुत परेशान थे। सोह्यून सारा इल्जाम खुद पर लगा रही थी। वो कह रही थी अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया होता तो गुणवू बाहर जाता ही नहीं। सुहो उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी टाइम पर उसकी मॉम और यूरी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि गुणवू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर तुम लोग उसे जल्दी लेकर आ जाते तो शायद हम लोग कुछ कर पाते। सोह्यून अपनी मॉम से कहती है हम लोग गुणवू को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है अगर हमने ऐसा किया तो इसमें गुणवू को बहुत परेशानी होगी। वो एक छोटा सा बच्चा है। तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें उसे जाने देना होगा। सोह्यून कहती है गुणवू उसके बिना सोता तक नहीं है तो वो उसको कैसे जाने दे सकती है। तो उसकी मॉम कहती है तुमने उसकी बॉडी को देखा है? उसके पूरे बॉडी पर निडल्स लगा हुआ है। वो एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत तकलीफ में है। तुम्हें उसे जाने देना होगा। अपने बेटे को जाने देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे याद आने लग जाता है कि कैसे उसका बचपन उसके साथ में बीता है। वो धीरे धीरे कैसे बड़ा हुआ, उसने कब चलना शुरू किया। फिर जब वो आईसीयू में आती है तो गुणवू के शरीर को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका पूरा शरीर मशीन से भरा हुआ था। वो गुणवू से कहती है अभी हमें घर जाना होगा। 2 दिन के बाद हम लोग पिकनिक पे जाने वाले थे। उसी मोमेंट पर उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। यहाँ से हमें गुणवू के मेमोरियल का सीन दिखाया जाता है। सोह्यून को उसकी मेमोरीज याद आने लग जाती है और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा जा चुका है। फिर वहाँ से वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर गुणवू का एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और इस चीज को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। सोह्यून को रिसेंटली एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। इसी वजह से ये न्यूज वायरल हो जाता है और साथ ही में उस आदमी को भी पकड़ लिया गया था जिसने ये एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट करके वो आदमी वहाँ से भाग गया था। उसने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया। अब यहाँ से हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। प्रोसिक्यूटर पूछता है जब गुणवू को हॉस्पिटल लाया गया था तब उसकी कंडीशन कैसी थी। डॉक्टर बताती है कि उसका ब्लीडिंग ब्रेन तक पहुंच गया था, इसीलिए हम उसकी ब्रेन की सर्जरी नहीं कर पाए। फिर प्रोसिक्यूटर पूछता है अगर उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया होता तो क्या कंडीशन डिफरेंट होती। डॉक्टर बताती है उसको सेरेब्रल हेमरेज हुआ था और इसको इमीडिएटली अटेंशन मिलना चाहिए। अगर उसे टाइम पर लाया गया होता तो आज वो जिंदा होता। उसी टाइम पर डिफेंडेंट का लॉयर कहता है कि डिफेंडेंट ने बच्चे को कार के अंदर रखा था ताकि उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, लेकिन बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी। इसी वजह से डिफेंडेंट डर गया और वो डर के वहाँ से भाग गया। अब सोह्यून से सवाल पूछा जाता है। लॉयर उससे पूछता है विक्टिम को उस दिन फीवर था लेकिन फिर भी तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर गई। सोह्यून बताती है मेरे जाने से पहले वो बिल्कुल ठीक था। फिर वो पूछता है इंसिडेंट होते वक्त तुम कहाँ पर थी। सोह्यून बताती है कि वो घर में थी और उसका बेटा गार्डन में था। लॉयर कहता है तुमने अपने बच्चे को फीवर में घर के बाहर ही छोड़ दिया। सोह्यून कहती है गुणवू अकेले में कुछ करना चाहता था इसीलिए मैं उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो कहता है नॉर्मली जब बच्चे बाहर जाते हैं तो कोई उनके लिए दरवाजा खोलता है। फिर वो पूछता है उस दिन घर आने वाली तुम लास्ट इंसान थी, इसका मतलब दरवाजा तुम ही ने खोला और तुम अंदर जाते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई। अब वो याद करने लग जाती है कि क्या सच में वो दरवाजा बंद करना भूल गई थी, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लॉयर कहता है इसका मतलब तुम्हें आइडिया तक नहीं था कि तुम्हारा बेटा घर से बाहर चला गया। तुम एक माँ होकर खुद घर के अंदर थी और तुमने अपने बच्चे को घर के बाहर छोड़ दिया, वो भी फीवर में। सोह्यून बुरी तरीके से टूट गई थी। वो हर टाइम यही सोचती रहती थी कि वो जल्दी दुनिया से चली जाए। वो अपने बेटे को बहुत याद करती थी। फिर हमें फाइनल ट्रायल का दिन दिखाया जाता है। अब जज ये फैसला सुनाता है कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है और इसी वजह से उसे नॉट गिल्टी बोलकर छोड़ दिया जाता है। ये सुनकर सारे ही लोग भड़क जाते हैं। आगे जज बताता है सारे एविडेंस और विटनेसेस के स्टेटमेंट को इंक्लूड करके डिफेंडेंट के ऊपर चार्जेस तो सही लगे हैं, लेकिन डिफेंडेंट ने अपना क्राइम कन्फेस किया और उसे इस बात का पछतावा है। डिफेंडेंट को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत डर गया था और यही सब कंसिडर करके डिफेंडेंट को 2 साल और 6 महीने की सजा होती है, लेकिन कंडीशन ये था कि उसके सेंटेंस को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि टेक्निकली उसे सजा ही नहीं मिली थी। ये सब देख
देखकर सुहो बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कि तुमने 6 साल के बच्चे की जान ले ली और तुम्हें नॉट गिल्टी बोलकर छोड़ दिया गया। वो एकदम से उस आदमी को मारने आ जाता है। वो आदमी सबके सामने माफी मांगने का नाटक कर रहा था और कह रहा था कि मैं इस चीज को जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। सारे लोग कोर्ट से चले गए थे लेकिन सोयून अभी भी वहीं पर थी। अगले सीन में हम उसी क्रिमिनल को देखते हैं जो अभी अभी कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था। यहाँ पर वो किसी से बात कर रहा था, बता रहा था कि उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा था ये वही आदमी था जिसका नाम किम जुन था, जिसको सुहो एक्चुअली में एक्सपोज करने वाला था। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ था। फिर वो आदमी आराम से केक लेकर घर जा रहा था। उसने एक बच्चे की जान ले ली थी, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फोन पे कह रहा था कि वो तो जा चुका है, अब मैं उसके बारे में क्यों बात करूं, मेरे पास उस बच्चे की केयर करने का कोई टाइम नहीं है। उसी टाइम पर सोयून उसके सामने आ जाती है। वो उसे गुणवू से माफी मांगने को कहती है। ये सुनकर वो आदमी हंसने लग जाता है और कहता है अब मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। तुम किस्मत वाली हो जो तुम मेरे जैसे इंसान से मिली। लेकिन सोयून उसे बार बार माफी मांगने को कह रही थी। वो कहती है तुमने उसके बेटे की लाइफ खराब कर दी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पे जरा भी रिग्रेट नहीं था। वो उल्टा उसका फोटो फ्रेम पटक देता है। वो उसका पैर पकड़ के बार बार यही बोल रही थी कि उसके बेटे से माफी मांगो। वो कहती है कि ये सब बहुत गलत है, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है और तुम इतने आराम से कैसे जी सकते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो आदमी कहता है तुम्हें पता भी है इस टाइम पर मैं कितने बिजनेसेस में इन्वॉल्व हूँ। तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने कितने सारे डील लूज कर दिए हैं। अगर उसे मरना ही था तो वो किसी और के गाड़ी के सामने आता। फिर वो कहता है इसको हम और बड़ी बात नहीं बनाते हैं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो जिंदा है उन्हें तो जिंदा रहने दो। अब सोयून को बहुत गुस्सा आ गया था। वो गाड़ी में बैठती है और सीधा उस आदमी को हिट कर देती है और कहती है कि यही मेरा आंसर है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।